राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसे कि ये स्लाइड में शेयर करता हूँ, मेरा नाम आर.सी. धीमान है और मैं भारत के इस संविधान के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान करता हूँ। तो यह मेरा डिक्लेरेशन है जो लगभग देश के नागरिकों के लिए हर जो है सप्ताह में प्रस्तुत करता हूँ। इसकी जानकारी लोगों को है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मनी धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, एवं माननीय बादल सिंह बौद्ध कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रस्तावित अध्यक्षता माननीय शेषराव गावड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। और इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय एन.एस. भारती जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं वार्ड स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, देश के समस्त नागरिकों। जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा देश के नागरिकों को संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देने का कार्य किया जा रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आर्टिकल 79 पर चर्चा प्रस्तावित है। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्लाइड शेयर हो रही है, आगे बढ़ रही है? कोई मुझे बताएगा? स्लाइड आगे बढ़ रही है? जी सर, आगे नहीं बढ़ रही। आगे नहीं बढ़ आगे नहीं बढ़ रही सर। हाँ, एक बार मैं पुनः जो है इसको शेयर करता हूँ, किन्हीं कारणों से बढ़ नहीं रही, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जी जी सर, आप बढ़ने लगी सर। बढ़ी? अभी फिर से करता हूँ शेयर। कुछ समस्याएं आती हैं टेक्निकल, जिसके कारण ये समस्या बनी रहती है, तो दूर होती है। आर्टिकल 79। अब मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिकल 79 की स्लाइड जो है सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। शेयर हो गई है? जी हो गई, प्रारंभ करें। हाँ, तो अब जो है आर्टिकल 79 एक सिंपल सा आर्टिकल है जो कि केंद्रीय मंडल की बात करता है। आर्टिकल 79 क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और वह संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इस आर्टिकल को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बातें स्पष्ट कि इस आर्टिकल के माध्यम से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ही वाज द चीफ आर्किटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान निर्माता की मंशा
है वह यह है कि संविधान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर बैठ करके वहां पर कानून का निर्माण किया जा सके। तो चूंकि कानून के राज में सब कुछ कानून के हिसाब से ही होगा, कोई भी मनमाना पूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए कानून को बनाने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है और वह आर्टिकल 79 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अर्थात संसद के संबंध में बताया गया है संसद की स्थिति। तो संसद किसके लिए होगी? संसद होगी संघ के लिए। संघ क्या है भाई? इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक होगी। अब संघ क्या है? तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघ को परिभाषित किया गया काफी हद तक, और बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states. India that is Bharat shall be the union of the state. अर्थात राज्यों का जो संघ है, राज्यों के द्वारा जो संघ बनाया गया है उसको भारत या इंडिया कहते हैं, और भारत या इंडिया के लिए जो है एक संसद होगी, इसे हम संघ की संसद कहते हैं। जैसे कि प्रदेशों के अंदर विधानसभाएं होती हैं, प्रदेश के अंदर जो विधानसभा होती है उसमें एमएलए चुनकर जाते हैं और वहां पर कानून बनाते हैं देश की प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए। और यहाँ पर क्या है 79 के अंदर जो है संसद के संबंध में बताया गया। अब संसद के अंदर शामिल क्या क्या है? तो संसद के अंदर 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति नंबर 1, नंबर 2 राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यानी कि जब संसद शब्द इस्तेमाल होता है तो वह 3 अंगों को रिप्रेजेंट करता है। पहला राष्ट्रपति को, दूसरा राज्यसभा को और तीसरा लोकसभा को। भारतीय संसद के 3 अंग ये होंगे। इन तीनों अंगों से मिलकर संसद बनेगी। आर्टिकल 79 के अंदर जो है सिर्फ 2 ही बातें हैं। पहली की संघ के लिए एक संसद होगी और वह संसद में 3 अंग इंक्लूड होंगे। नंबर 1 प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होगा, संसद का हिस्सा, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। इस प्रकार से संसद का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति न ही लोकसभा सदस्य होते हैं और न ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वो उनका निर्वाचन होता है और उसके द्वारा उनका चुनाव हो करके जो है उनका। और दूसरा राज्यसभा एक अलग प्रक्रिया है चुनाव की और लोकसभा एक अलग प्रक्रिया है। इन तीनों को मिला करके संसद का
अब यहाँ पर जो है एक बिंदु है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके संबंध में बार बार चर्चा होती है। इस सिद्धांत के जो है के संबंध है मॉन्टेस्क्यू ने विचार रखते। इसको ये कहते थे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। अगर किसी एक अंग में तीनों की शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं तो वह अंग निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और चाहे वह विधायिका हो। तो यहाँ पर देखिए कि भारत के अंदर जब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को, तो यह कठोर अर्थों में लागू हुआ नहीं दिखता है। अमेरिका के अंदर जो है यह सिद्धांत कठोर अर्थों में लागू होता है। कार्यपालिका की शक्तियां, न्यायपालिका की शक्तियां और विधायिका की शक्तियां पृथक पृथक है। परंतु भारत के अंदर क्या है कि जो विधायिका है, विधायिका मतलब संसद या विधानसभा, जहाँ पे कानून बनते हैं, विधान परिषद इसमें शामिल है। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ केंद्र की जो है विधायिका की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है। यहाँ पर राज्यों की जो है विधानसभा की बात नहीं हो रही है। इसलिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ केंद्र की जो है विधायिका यानी संसद की बात कर रहे हैं। तो जो विधायिका है उसका कार्य है विधि का निर्माण करना और लोकतंत्र के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचते हैं और उनके द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति और फिर राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसको मिला करके संसद का निर्माण होता है। भारत के अंदर जब हम देखते हैं तो विधायिका का काम विधि बनाना होता है। उनको सिर्फ कानून बनाने के लिए ही देश की जनता चुन करके भेजती है। परंतु जब हम भारतीय संविधान के स्वरूप को देखते हैं तो उसी विधायिका से निकल करके एक एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है, एक कार्यपालिका का भी निर्माण उसी विधायिका से होता है और वह मंत्रिपरिषद के रूप में होता है। तो अब हम जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विधायिका के ही लोग तो जो है एग्जीक्यूटिव में है और यहाँ पर जो शक्तियां हैं अलग अलग हैं, परंतु विधायिका से ही तो निकल के प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, विधायिका से ही निकल के वह अन्य मंत्रिमंडल आ रहा। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है यहाँ पर पूरी तरीके से कठोर अर्थों में लागू होता हुआ नहीं दिखता है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है दिखता है कि शक्तियों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि निरंकुशता भी न आए और सामंजस्य के माध्यम से जो है काम चलता रहे। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि संसद का जो निर्माण हुआ है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदन शामिल हैं।
अब जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उस 3 पार्ट जो है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा हो चुकी है, ज्ञान आप लोग को होगा। यहाँ संसद पर तो संसद जो राज्यसभा एक पार्ट है, उसकी संरचना कैसे होगी, उसका निर्माण कैसे, यानी अनुच्छेद संरचना दी गई है। कैसे होगी राज्यसभा? राज्यसभा का के संबंध में जो है आर्टिकल 80 के अंदर क्या दिया गया है? आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा ए पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, यानी कि हम जब खंड 3 की बात करते हैं तो खंड 3 से आशय है 80(3). 80(3) को आगे रखा गया है। 80(3) में क्या है? 80(3) के संबंध में यह बताया गया है कि जो है राज्यों, राष्ट्रपति जो माने राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है 12 सदस्यों की नियुक्ति नाम निर्देशित किए जाने के बाद होती है। तो वो जो राज्यसभा है उसमें आर्टिकल 81A के अंतर्गत जो है खंड 3 में 12 सदस्यों के नाम निर्देशन करके उन 12 सदस्यों को इंक्लूड किया गया है, और खा के अंदर जो है राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनाधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी कि जो राज्यसभा होगी उसमें 12 सदस्य नॉमिनेटेड होंगे और 238 अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से होगी, जो राज्यों के द्वारा, ये है उन राज्यों के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र जो इस समय है, उनको दोनों को मिला करके दोनों के अंदर से 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेंगे। नंबर 2 क्या है? राज्यसभा की संरचना में राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थान का आवंटन चौथी अनुसूची में निर्मित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। यानी कि जो 81 खा के अंदर जो 238 प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है किस जगह से कितने कैंडिडेट्स आएंगे, किस प्रदेश से कितने मेंबर्स सेलेक्ट होंगे, इलेक्ट होंगे। तो वो प्लेस का जो निर्धारण है वह अनुसूची, चौथी अनुसूची के अंदर का तो जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के माध्यम से जो है किया जाएगा। तो जो चौथी अनुसूची है उसके अंतर्गत जो प्रदेश है भारत देश के अंदर जिन्हें हम कहते हैं,
उन राज्यों के अंतर्गत निश्चित किया गया है किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे। और ये यहाँ पर बाइंडिंग है कि जो है उन्हीं अनुसूची के प्रोविजंस के अनुसार ही इन प्रतिनिधियों को राज्यसभा का हिस्सा माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जिसके संबंध चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति द्वारा खंड खंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति हो ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। यानी कि जो मैंने आर्टिकल 80 दो 80 एक के अंतर्गत बताया था कि जो 12 सदस्य हैं ये माननीय राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे, परंतु किनको नॉमिनेट किया जाएगा उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यह बात जो है 81 के अंदर एक के अंतर्गत जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस संबंध बताया गया है 3 के अंतर्गत कि उन्हें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, मतलब साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, जिनके पास साहित्य का ज्ञान है वो हो सकते हैं नॉमिनेट। दूसरा, जिनको साइंस का ज्ञान है वो हो सकते हैं। तीसरा, जिन्हें कला का ज्ञान है वो नॉमिनेट हो सकते हैं। और चौथा, समाज सेवा। तो ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं, ये व्यक्ति के अंदर किस इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होगी तो व्यवहारिक अनुभव होगा इन चीजों का, तो जो है वह व्यक्ति नॉमिनेट हो जाएगा, माननीय राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट कर देंगे। अब राज्यसभा के जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा उसमें जो की प्रक्रिया होगी सदस्यों की वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है निर्वाचन की जिसमें जो है राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते समय ये प्रक्रिया का पालन किया जाना बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। इसको हम आगे आपको समझाएंगे। 5वां पॉइंट है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीत से चुने जाएंगे जो संसद द्वारा विहित करें। तो 4 तो साफ साफ कह रहा है कि भाई जो है राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनको निर्वाचित करने के लिए जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाएगा और एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है उसकी काउंटिंग होगी। परंतु जो केंद्र शासित जिसे हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं वहां पर राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वह किस पद्धति के द्वारा उसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वे वहां के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे, यानी जो पार्लियामेंट है वह जो भी उनको निर्वाचित होने के लिए कानून बनाती है उस कानून के अनुसार जो है उनका निर्वाचन होगा। यानी कि इनके
जो केंद्र शासित प्रतिनिधि हैं उनको वहां पर पहुंचने के लिए लोकसभा के द्वारा बनाए हुए कानून के आधार पर वहां पहुंचना होगा, जबकि राज्यों के जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वह संविधान के अंतर्गत वर्णित जो प्रोविजन है कि उनमें से ऐसे प्रतिनिधि सेलेक्ट होंगे, इलेक्ट होंगे जिन जो अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा उनके लिए। तो वहां पर अनुपातिक पद्धति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई, यहाँ पर जो है शक्ति दे दी गई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, कानून बना देगा, एक्ट पास हो जाएगा, और उस आधार पर यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल समाप्त हो जाती है, आर्टिकल 80, और इस चीज को अब दूसरे ढंग से समझते हैं कि यहाँ पर वो बात है कि जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की परिभाषा दी थी। संविधान की उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर स्थिति और शक्तियां, इनको स्पष्ट करने के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है उसकी स्थिति स्पष्ट है, उस संबंध में चर्चा हो चुकी है। विधायिका यानी केंद्र की जो संघ की विधायिका है, जिससे संसद हम कहते हैं, जो पूरे भारत देश पर और भारत की पूरी टेरिटरी पर जो सरकार होती है, गवर्न करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है संसद, उसकी स्थिति को भी स्पष्ट संविधान करता है। तो बाबा साहब ने जो कहा कि जो है संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की स्थिति क्या है ये स्पष्ट किया गया है, शक्ति क्या है ये भी स्पष्ट किया गया है। तो what is the status of parliament and what is the power of parliament, यही तो बाबा साहब कह रहे हैं वहां पे संविधान की परिभाषा के अंदर। और दूसरी बात बाबा साहब ने ये भी कही कि ना केवल इनकी स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है बल्कि इनको परिसीमित करते हुए निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी है संविधान। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है आर्टिकल 79 के अंदर, यह स्पष्ट किया गया
कि भारत देश के अंदर संघ के लिए एक संसद होगी और वह संसद माननीय राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अब जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा और जो इनकी इस और शक्तियों के संबंध भी संविधान के अंदर प्रावधानित किया गया है। तो सबसे पहले जरूरी है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा की संरचना कैसे होगी, लोकसभा का गठन कैसे होगा, लोकसभा की संरचना कैसे होगी, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, उनके सदस्यों की शक्तियां क्या हैं, उनके सदस्यों के लिए योग्यता की क्या आवश्यकता है और उन सदस्यों की निर्योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, निर्योग्यता क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या है, यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है और यह किया गया है। उसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की शक्तियां क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, वह गठन कैसे होगा, ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी जो है ऐसे दो प्रोविजंस पर बात हो रही है, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80। 80 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि सबसे पहले राष्ट्रपति के विषय में स्पष्ट हो ही चुका है, जिसके विषय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी पावर्स सब एक्सप्लेन की जा चुकी है। यहाँ पर जो है जो संसद का गठन हो रहा है उसमें जो राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अंतर्गत वह भी बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह है कि 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इन 12 सदस्यों के नॉमिनेशन करते समय यह देखा जाएगा कि उन्हें साहित्य, कला और विज्ञान या समाज सेवा का अनुभव हो। इसके अलावा जो है 238 प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया जाएगा और वह भी अनुपातिक एकल मतगणना के द्वारा किया जाएगा। जो संघ के राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, वहां के लिए जो लोकसभा द्वारा विधि बनाई जाएगी उसके अनुसार उनका निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन करते समय किस प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाए, इसके लिए अनुसूची 4 के अंतर्गत जो प्रोविजंस दिया हुआ है उसका अनुपालन किया जाना बाइंडिंग होगा। अनुसूची 4 कहाँ मिलेगी? तो वो आपकी संविधान के अंदर बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, इस तरीके से आपको संविधान के अंदर अनुसूची 4 मिलेगी। उसके अंदर जो है जो प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस के अनुसार जो है निर्वाचन होगा। इस प्रकार से ये
आर्टिकल जो है 79 और 80 समाप्त होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर लोकसभा का गठन कैसे होगा इस पर चर्चा होगी और फिर पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ और नेक्स्ट जो है लेक्चर में आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। अब मनी बादल सिंह बौद्ध जी, आप अपना आगे का कार्यक्रम आराम करिए। जी 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 सर, ये है बहुत बहुत साधुवाद माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय धीमान साहब जी। आज आपने आर्टिकल 79 का वाचन किया और मैं देख पा रहा हूं कि आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव और 4 राज्यों के प्रभारी माननीय शेषराव घागले जी वेबिनार में जुड़ चुके हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज की वेबिनार में वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शेषराव घागले जी। हेलो जी सर, रखें बात। जी जी आ रही। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रथम सारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे संविधान के वाचन में महर्षि धीमान जी इन्होंने अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या कार्य उसके होते हैं और उनका उपयोग कहाँ कैसे किस तरह में होगा, इस तरह अपना वक्तव्य उन्होंने रखा और बहुत ही अच्छा उन्होंने सारे लोगों को बताया कि भी 79 और अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 में जो अधिकार है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है और संसद में जाने वाले जो सदस्य होते हैं वैसा उनका कैसा निर्वाचन होगा, ये सारी बातें उन्होंने अपने सामने रखी है। तो जितने भी हमारे आज के वेबिनार में साथी जुड़े हैं उन्होंने नोट भी किया होगा और नोट करना चाहिए। जैसे कि संविधान वाचन हमने पिछले कई महीनों से हमने शुरू किया है। ये अगर 50 साल पहले होता तो शायद देश के सारे लोगों तक संविधान अभी मालूम हो जाता। कुछ लोग छोड़ दिए जिनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 80-90% लोगों में संविधान के बारे में मालूमात अपने अपने तरीके से कम उनके अधिकार तुम्हें पता चल जाते। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम हमने मान्यवर साहब घनश्याम जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तत्वानुसार जो संविधान क्या है, बस बाबा साहब ने संविधान लिखा के कहने से संविधान मीन्स व्हाट, संविधान यानी क्या है, ये सारे लोगों तक समझ में आ जाएगा, सारे बहुजन समाज को समझ में आ जाएगा। तो संविधान का महत्व जैसे पूरे राज्यों में, पूरे अलग कंट्रियों में
जैसे अपने संविधान का वो अनुकरण कर रहे हैं, लोकशाही अपने अपने देशों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ने बड़े बखूबी से ये संविधान को लिखा है और वो संविधान आज सारे बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और वो हमारे अध्यक्ष जी ने वो बता के, बादल सिंह जी ने बता के, पूरे कमेटी के लोगों ने बात को ठहरा के ये संविधान का वाचन का काम हमने शुरू किया और हमारे आरसी धीमान साहब ने ये बीड़ा उठाया और सारे देश के लोगों को संविधान के बारे में अपनी मालूमात करते जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसमें जो अधिकार थे, जैसे बाबा साहब ने बताया था कि भाई ये संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका राज्य के तीनों अंगों को निरंकुश और तानाशाही होने से रोकता है। मतलब कि ये सारी बातें इस अनुच्छेद के माध्यम से हमारे कम से कम ध्यान में आ जाता है कि भाई ये बातें इसमें है। अब हम लोग जो जो लॉ के स्टूडेंट हो गए या पढ़े होंगे, लॉ पढ़े होंगे, उन लोगों को तो कुछ समझ में आता होगा, लेकिन जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, संविधान सिर्फ संविधान है इतना समझे है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि कम से कम अपने बारे में नॉलेज ये रखना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज उनको आ रहा है इसके माध्यम से। इसलिए आज के वेबिनार में हमारे अध्यक्ष आरसी धीमान साहब ने जो बातें बताई अनुच्छेद 79 और 80 के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हम सभी लोगों ने उसको समझा, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने भी अपने नोट में डायरी में लिख लिया है और मुझे जो जो समझता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे हर सोमवार के दिन, तो उसी तरह मेरे बाकी साथी भी लिखते होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। जिनको पता है वो नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको पता नहीं उन लोगों ने जरूर लिखना चाहिए। ये मालूमात अपने को दूसरों को देने के लिए अच्छा रहेगा। तो आज इस वेबिनार में हमारे धीमान साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। सभी लोगों ने इसको बड़े आनंद से, प्यार से सुना और लिखा भी होगा। इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा वक्तव्य मैं यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय घागड़े साहब, आपने अध्यक्ष जी उद्बोधन रखा और मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रतिदिन जो सोमवार को संविधान वाचन का कार्यक्रम वेबिनार पे होता है, जितने भी साथी इसमें ज्वाइंट होते हैं वेबिनार में, वह सभी इसको ध्यान से सुने और जिस आर्टिकल पे या कोई भी टॉपिक पे यदि संविधान से रिलेटेड जो होता है उसमें यदि कहीं कोई डाउट होता है तो उन डाउट किया करें। मैं आज के वेबिनार के समापन के लिए अनुमति चाहने से पहले एक कुछ विशेष सूचनाएं सभी साथियों को शेयर करना चाहूंगा। कल मंगलवार को यानी 25 जनवरी 2022 को शाम को 8 बजे जो एक नया कार्यक्रम आरबीएम ने जूम ऐप पर प्रारंभ किया है, उस पे चर्चा होगी, वेबिनार रहेगी जिसका विषय रहे ये क्लियर कर लें कि आने वाली वेबिनार में हम अपने साथियों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ेंगे। और मैं आग्रह करता हूं माननीय अध्यक्ष जी से कि आज की वेबिनार को समापन के लिए, सभ्य सत्ता के साथ समापन के लिए कृपया अनुमति प्रदान करें माननीय अध्यक्ष जी। जी, सभ्य सत्ता के लिए तो अनुमति देता हूँ। जी साधुवाद सर। भारती जी, आप सभ्य सत्ता के लिए शुरू करें। जी जी, सभी साथियों
सत्ते सप्ता सुखी तब्बे तब्बे पसंतु मा किंचित् गमा तब्बे सत्ता सुखी तब्बे हुन्तु चखे तब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् गमा तब्बे सत्ता सुखी हुन्तु तब्बे हुन्तु चखे तब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् गमा साधु 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 नमामि धम्मं नमामि नमामि संगम नमामि। आज के वेबिनार के